जी, आज ये हमारा जो सेशन है वो बेसिकली टारगेट कर रहा है उन ऑडियंस को जो स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ग्रेजुएट्स हैं, थर्ड वो स्टूडेंट्स जो अभी किसी एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू मराहल से गुजरने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता किया कि सर इंटरव्यू स्किल्स के हवाले से हमारा कुछ आप सेशन लें ताकि हमारा कुछ जॉब्स के हवाले से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो हमारे कुछ माजी के मेरे एक दो स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ दोस्त हैं जो जिन्होंने अभी पुलिस एग्ज़ाम्स के रिटन पार्ट की एप्लीकेशन पास की है। तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि भाई आपको मुबारक हो कि आपने ये रिटन पार्ट की एप्लीकेशन पास कर ली है। इसका मतलब कि आपकी रिटन एप्लीकेशन में इतना दम है, आपके एग्ज़ाम में इतना दम है कि आपको इंटरव्यू के लिए अब कॉल किया जाएगा। तो इंटरव्यू के अंदर आप से पूछा क्या जाएगा, आखिर इंटरव्यू का पर्पस क्या है कि आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। तो सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा और ये जहन में लाना पड़ेगा कि इंटरव्यूअर सिंपैथी लेने या देने के लिए बैठा नहीं होता। वो कोशिश ये करेगा कि उसको बेस्ट कैंडिडेट मिले फॉर द जॉब जिसकी उसको असाइनमेंट दी गई है, टू फाइंड अ बेस्ट कैंडिडेट। और अब इस बात से ये बात क्लियर होती है कि आप ये कोशिश करेंगे कि आप वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट उस जॉब के लिए बने। तो आज का जो हमारा एजेंडा है इट्स अ डेमो सेशन, और ये कंप्लीट सेशन नहीं है, एक डेमो सेशन है। और ये डेमो सेशन के दो पर्पसेस हैं। एक पर्पस ये है कि हम आपको बता सकें कि हम इस कोर्स के अंदर क्या चीज़ें कवर करेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा और हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, यानी हम इस पूरे कोर्स से हम सीखेंगे क्या। देखिए, इंटरव्यू कोई रिटन पार्ट तो एग्ज़ाम आपका है नहीं, ठीक है, जिससे आप कोई चीज़ पढ़ें और उसके बाद उसको याद करें, याद करने के बाद आप किसी पेपर के अंदर वो आंसर इन राइटिंग में प्रोवाइड करें। तो ये बात तो क्लियर है, बट इससे सिंपली एक बिहेवियरल चेंज लाना है आपके अंदर। वो बिहेवियरल चेंज जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे आपको ये अवेयरनेस मिले कि आप खुद क्या हैं, आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, और आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वहाँ क्या रिक्वायरमेंट हैं जो आप डेफिनेटली 100% तो आप उसके बारे में कंफर्म नहीं होंगे कि ये चीज़ें यहाँ वहाँ होंगी और मुझे इस तरह से जाना होगा। देखिए, एक डायनामिक इन्वायरमेंट है, तो आप एंटिसिपेट कैसे करें, आप क्या एक्सपेक्टेशंस करें। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी लॉ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, कोर्ट के सामने होंगे, केस बनाते होंगे कि जज को क्या कहना है, अगला वकील क्या कहेगा। कुछ आप में ऐसे भी हैं जो सिंपली स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट हुए हैं, वो दे आर गोइंग फॉर हंटिंग सम जॉब, और उसके लिए रिटन पार्ट, फिर इंटरव्यू जिसमें आपका कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि हमें ज़्यादा पढ़ने के लिए फाइनेंशियल जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो दे विल डेफिनेटली परसू स्कॉलरशिप। तो मैं आपको एक बात सीधी बता दूं कि स्कॉलरशिप का इंटरव्यू हो, किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का इंटरव्यू हो, या किसी जॉब के हवाले से कोई इंटरव्यू हो, इन सब में एक ही चीज़ ढूंढी जाती है कि हम आपको ये चीज़ क्यों दें, और वहाँ पे आपको मनवाना होता है बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में कि मैं बहुत डिज़र्विंग हूँ। और मैं क्यों डिज़र्विंग हूँ, वो चीज़ें आप जब तक उन चीज़ों की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक वो चीज़ें आप सुनेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं कि क्या चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयर या स्कॉलरशिप अवार्डिंग बॉडी या कॉलेज एडमिशन बॉडी एक अपने पोटेंशियल कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करती है। तो आज का हमारा जो ये एजेंडा है डेफिनेटली सर डेमो सेशन कंप्लीट नहीं है, तो इसमें हम जो मेजर चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। तो उससे एक तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमारा कोर्स होगा क्या, और सेकंड आपको क्लैरिटी होगी कि यार ये कोर्स जो है वो हमें कहाँ तक बेनिफिट देगा, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द डेमो। डेमो में आप एक जजमेंट की पोजीशन पे आ जाएंगे कि आपको ये चीज़ कितना आगे जाके आपको बेनिफिट देगी। ठीक है जी। सबसे पहले हमारा एक जो प्रिजम्पशन हम कॉमनली हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनमें देखा जाता है, और ये हमारा ट्रेंड भी रहा है कि हम ज़्यादातर बुकिश चीज़ों में ज़्यादा फोकस रहते हैं, और हम समझते हैं कि नौकरी पाने का मतलब बार बार
जो है वो किताब ही पढ़ना है, बट दिस इज़ नॉट एवरीथिंग। खाली किताब पढ़ना आपके लिए जो है वो ये इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि आप कोई भी एग्ज़ाम पास कर लें। मैं आपको बहुत सारी मिसाल दे सकता हूँ जिसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी, जिसमें बहुत सारे ब्राइट कैंडिडेट्स, यानी दे आर द ब्रिलियंट कैंडिडेट्स बट दे फेल इन द इंटरव्यू एग्जाम। व्हाई? देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, और बिकॉज ऑफ द मोस्ट important रीजन, they never considered the interview skills course। इंटरव्यू स्किल्स का नॉर्मली होता ये है कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्टूडेंट्स को एक ओरिएंटेशन ड्यूरिंग देयर एकेडमिक लाइफ दे दी जाती है। उसके बाद वो प्रोफेशनल स्किल खुद में डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स किसी खास कोच को टच करते हैं और उस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, जैसे आप प्रेजेंटेशन स्किल्स का कोर्स करते हैं, इसी तरह आप इंटरव्यू का कोर्स करते हैं ताकि आपको चीज़ों का पता हो कि आप जहाँ जा रहे हैं आप क्या करेंगे। जी, पहली तो हमारी स्लिपरी स्लोप प्रिजम्पशन है। सेकंड, हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयर क्या चाहता है। थर्ड में हम जाएंगे कि इंटरव्यू है क्या, पर्पस ऑफ इंटरव्यू, फ्यू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें मैंने कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस निकाले हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी करूंगा। उसके बाद हम फोकस करेंगे कि क्यों ब्राइट कैंडिडेट्स फेल होते हैं। उनमें कुछ एरियाज जो हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं, बट दिस द लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। इसमें कुछ 3 4 5 मैंने आइटम्स उठा लिए हैं ताकि डेमो के सेशन और गिवन माय लिमिटेड टाइम पीरियड में चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। उसके बाद मैं रीज़न आउट करूँगा कि भाई क्यों आपको ये कोर्स जो है विल बी हेल्पफुल, क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सेकंड, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया है वो किस फॉर्मेट पे काम करेगा। उसका फॉर्मेट आपके सामने है। उस एक चीज़ को हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग हमारे कंप्लीट सेशन में कि व्हाट आर प्री इंटरव्यू स्किल्स। इंटरव्यू स्किल्स यानी दौरानिया इंटरव्यू के अंदर क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। थर्ड, हमारा पोस्ट इंटरव्यू स्किल्स की बात करेंगे। अच्छा जी, जो फोर्थ सेशन है डेवलपिंग विजन एंड नॉलेज एप्लीकेशन, दिस सेशन इज जो है वो रूटीन और ट्रेडिशनली प्रेजेंट इस इंटरव्यू कोर्स का पार्ट नहीं होता। ये स्पेशली डिज़ाइन किया है मैंने बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस एंड गोइंग थ्रू मल्टीपल इंटरव्यूज एंड सक्सेसफुली गेटिंग व्हाट माई टारगेट इज वाज। तो उसमें मैंने चीज़ें जो देखी हैं कि इंटरव्यूअर जो है वो किस तरह से आपको असेस करता है और किस तरह से आपको ट्रिकी सिचुएशंस में ट्रैप करने की कोशिश करता है, और उसमें किस तरह से वो आपको टेम्परामेंट देखता है, आपकी असर्टिवनेस देखता है, आपकी मेंटल अलर्टनेस देखता है, आपकी एजिलिटी देखता है। तो उसमें जो हमारे अभी जो लॉ फील्ड में लोग जा रहे हैं, जैसे जुडिशरी की जॉब्स की तरफ जा रहे हैं लोग, या पुलिस सर्विसेज के लिए अभी कुछ हमारे कैंडिडेट्स जो इस सेशन के मेंबर भी हैं, अभी पार्ट बने हुए हैं, वो जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो एरिया है वो हमारा है कि हम क्राइम कंट्रोल जो थियोरेटिकल एप्लीकेशंस हैं। देखिए, आप लॉ पढ़ रहे हैं, आप सीआरपीसी पढ़ रहे होंगे, आप पीपीसी पढ़ रहे होंगे, आप एविडेंस पढ़ रहे होंगे, आप डेफिनेशंस याद कर रहे होंगे, ये चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। पर देखें, आप एक बात सोचें, ये चीज़ें आपकी वो असेस कर चुका है आपके रिटन पार्ट के एप्लीकेशन में। अब वही चीज़ें आपसे वो इंटरव्यू में पूछेगा, तो इंटरव्यू और रिटन पार्ट में फ़र्क क्या रह गया? तो वही ये चीज़ें आपसे पूछेगा ज़रूर, बट ये टोकन क्वेश्चंस होंगे। ये टोकन क्वेश्चन किसी और बड़े क्वेश्चन की तरफ आपको लीड करके ले जाएंगे। और ये सब चीज़ें तब होंगी जब आप किसी भी फ्रेमवर्क, जैसे हमारा लीगल रिजीम है कंट्री का, उसके फ्रेमवर्क की बेसिस को जब तक आप नहीं समझेंगे कि ये लीगल फ्रेमवर्क कैसे डेवलप होता है, उसके पीछे क्लाजेस क्या हैं, और उसके पीछे लेजिस्लेटर की इंटेंशंस क्या है, वो चीज़ें किस तरह से कंट्रोल करना चाहता है, और एनफोर्समेंट किस तरह से होनी चाहिए, और एग्जीक्यूटिव का क्या एक्सपीरियंस रहा है उसकी एनफोर्समेंट का। तो ये एक निचोड़ है, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल इन क्राइम एंड जस्टिस एरिया के अंदर। तो ये चीज़ें जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, तब तक आप यूनिक आउट नहीं कर सकेंगे खुद को बाकी कैंडिडेट्स के बीच में। देखिए, आप भी याद कर रहे होंगे, बाकी स्टूडेंट्स भी आप याद कर रहे होंगे, आपकी तरह वो भी सेम किताब से पढ़ रहे होंगे जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं। तो आप कैसे खुद को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? आप कैसे खुद को बताएंगे कि सर मुझ में ये चीज़ें हैं, मैं उस नॉलेज की एप्लीकेशन की तरफ आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ों के पीछे जो रीजंस थे, किस तरह से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, और ये
ये जो फ्रेमवर्क है या जो भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है उसके पीछे हमारे एक्शंस क्या होने चाहिए और किस तरह से। तो प्रिवेंटिव, डिटेक्शन एंड रिकमेंडेड एरियाज को हमने कवर करना पड़ेगा। पुलिस का ऑर्गेनोग्राम कुछ लाजमी है, कुछ उनके लोग जानते होंगे कि पुलिस का ऑर्गेनोग्राम किस तरह से होता है, बट यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ द पुलिस ऑर्गेनोग्राम, बिकॉज इफ यू आर गोइंग फॉर द जॉब इन द पुलिस सर्विसेज तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो किस तरह से बनती है, उसकी कमांड एंड हायरार्की क्या है, उसमें टॉप सीनियर पोजीशंस किसे कहते हैं, उसके बाद टॉप जो डाउन द लाइन जो है वो हमारी क्या पोजीशंस हैं, उनकी रिपोर्टिंग लाइन क्या है, उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आता है। फॉर एग्जांपल आईजी का रोल क्या है, आईजी होम सर्विस, होम डिपार्टमेंट में उसका क्या रोल है, इसकी रिपोर्टिंग टू चीफ मिनिस्टर किस कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डोमेन में होती है। एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू लैंग्वेज बाइट्स। इंटरव्यू के भी कुछ स्टैंडर्ड्स वर्ड्स होते हैं, जैसे हमें बचपन में सिखाया जाता है कि सर मे आई कम इन, मे आई गो आउट, इस तरह के कुछ आपके कॉमन जो इंटरव्यू लैंग्वेज बाइट्स होते हैं वो भी आपको समझने पड़ेंगे ताकि पता लगे कि यू नो व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। अच्छा जी, सबसे पहले ये एक प्रिजम्पशन है, स्लिपरी स्लोप प्रिजम्पशन है, जिसका मतलब है कि आप एक मरतबा एक चीज़ को असेस, एक मरतबा उसकी अंडरस्टैंडिंग बिठा देते हैं, उसके बाद आप जो भी कदम उठाते हैं वो आपको तबाही की तरफ ले जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वो ये समझते हैं कि इंटरव्यू की अपीयरेंस के लिए आपको किसी भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप बजाय इस बात को सोचने के, आप बल्कि ये सोच रहे हैं कि इसके लिए ये कोई इतना इम्पोर्टेंट एरिया नहीं है। आपका इम्पोर्टेंट एरिया आपका रिटन पार्ट था। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये आपकी गलतफहमी है। जितना मैटर आपका इंटरव्यू करता है उतना आपका रिटन पार्ट भी नहीं करता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मार्जिनली पास होने वाले लड़के फ्लाइंग कलर्स में पास होने लड़कों से जॉब पहले ले जाते हैं सेम इंटरव्यू में। वजह, दे आर गुड इन स्पीकिंग, दे आर गुड इन देयर सर्कमस्टांसेस, दे आर गुड इन देयर सराउंडिंग्स कि क्या जवाब देना है, किसको जवाब देना है। तो ये पहली बात तो अपने जहन से आप निकाल लें कि आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं करनी, आपने तैयारी करनी है, लेकिन वो तैयारी आपके एकेडमिक स्टाइल से नहीं होगी। वो आपकी, अब आप एक डिफरेंट फेज में आ रहे हैं, अब आपको उस फेज को समझना है कि उस फेज के अंदर आपसे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो भाई व्हाट इज एन इंटरव्यू? जी कोई मुझे बताएगा कि इंटरव्यू क्या चीज़ है? जी कोई भी वॉलंटियर। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो काफ़ी बोलते हैं, आज भी उम्मीद करूंगा कि कोई ना कोई मुझे जवाब ज़रूर देगा। सर अपना व्यू देना जिस तरीके से वो जहाँ पे पहुंचे हैं उसका। ठीक हो गया जी। इसके अलावा कोई और दोस्त जी कुछ भी बताएं। देखिए जब सर तक सर तो जैसे आराम से एक एक करके सर जैसे जी वाइवा में सर क्वेश्चन आउटलाइन देते हैं, इंटरव्यू में आउटलाइन वगैरह नहीं देते कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई भी जी क्वेश्चन पूछ सकते। जी sir, to assume the personality of a candidate. ठीक हो गया। सेकेंड जी, नेक्स्ट, अज्यूम द पर्सनालिटी। सर इंटरव्यू वीवा में हाँ जी सर इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेता है उसे चेक करना होता है कि एबिलिटी क्या है, इसमें इसके व्यूज क्या है इस फील्ड के रिगार्डिंग, इसे नॉलेज क्या है। जी। अभी हमारे एक स्टूडेंट ने ये कहा कि वीवा वॉइस की तरह आपको इंटरव्यू में जो है वो कोई सिलेबस नहीं दिया जाता। सिलेबस होता है, थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इंटरव्यू का सिलेबस क्या है। सारे इंटरव्यू का सर सिलेबस। जी जी कोई बोलना चाह रहा है? सर इसे ये भी कह सकते हैं कि सर उसका माइंडसेट भी देखा जाता है इंटरव्यू में, उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी देखी जाती है। सिलेबस के अलावा जो इंटरव्यू होता है उसमें सर उसकी माइंड की अप्रोच देखी जाती है, आई थिंक सो। अच्छा, एक चीज़ हमारे स्टूडेंट ने वीवो वॉइस का जिक्र किया है, जो हमारा एकेडमिक सेशन होता है डिग्री लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे, हम जो है वो वीवो वॉइस देते हैं। देखिए वीवो वॉइस क्या है, आपकी एकेडमिक नॉलेज की 1-to-1 इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन की जाती है कि यार वाकई आपको ये पता है, आप केमिस्ट्री का वीवो वॉइस दे रहे हैं, फिजिक्स का दे रहे हैं, बायोलॉजी का दे रहे हैं,
बाकी एरियाज का आप दे रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप दे रहे हैं, तो उसमें तो सीधा सीधा आपसे आपकी सब्जेक्ट नॉलेज और उसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है। इंटरव्यू में भाई ऐसा नहीं है, ये इंटरव्यू के अंदर वीवर वॉइस आता है। मतलब जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उस पोस्ट के लिए पीछे जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड थे वो आपसे पूछे ज़रूर जाएंगे, ये आप रेस्ट एश्योर्ड कि वो पूछे जाएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि उसकी टेस्टिंग वो रिटन पार्ट में कर चुके हैं। सबसे पहले ये बड़ी कॉमन जो है वो पॉइंट टर्म है, हम यूज़ करते हैं इंटरव्यू के सेशंस को अटेंड करते हुए देते हुए कि इंटरव्यू एक एक थिएटर है भाई। इंटरव्यू की जगह एक थिएटर है जहाँ पे जो एक्टर है उसने परफॉर्म करना है एंड ही इज़ एन इंटरव्यूई, और जो ऑडियंस है जो एक्सपेक्टेशंस और क्यूरियोसिटी के साथ आपके अपोजिट में बैठी है टू जज यू, वो इंटरव्यूअर्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इंटरव्यू जो है वो एक कॉन्वर्सेशन है जिसका एक ख़ास पर्पस है। उस पर्पस में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने एम्प्लॉयर को, यानी जैसे एक एक्टर अपनी ऑडियंस को कन्विंस करता है, मेक देम लाफ, मेक देम ट्राई, यही रोल आपको एज एन इंटरव्यूई परफॉर्म करना है। और वहीं से ऑडियंस, या जिसे हम अपने कॉन्टेक्स्ट में इंटरव्यूअर कहेंगे, वो आपके पोटेंशियल को जज करेगा और जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ मैच करेगा कि वेदर यू मीट सच रिक्वायरमेंट आर नॉट। इंटरव्यू का एनवायरनमेंट या वो ये जो सेशन है वो एम्प्लॉयर को एनेबल करता है ताकि वो कैंडिडेट की पर्सनालिटी देख सके, उसके सोशल स्किल्स, उसकी जनरल एबिलिटीज, उसका पोटेंशियल, एंड फाइनली ये देखे क्या वाकई वो कैंडिडेट एक जॉब के लिए फिट है। देखिए सब इस इंटरव्यूज़ में आपके साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पुलिस सर्विस के लिए अभी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, सारे लॉयर्स हैं। आपने कभी सोचा है कि लॉयर्स ही क्यों पुलिस सर्विसेज के लिए हायर किए जा रहे हैं? कभी आपने इस बात पे सोचा क्यों बाकियों को जो है वो इतनी अहमियत नहीं है जितनी लॉयर्स को दी जा रही है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? लॉ और पुलिस का तो एक बहुत पुराना आंकड़ा चला आता है। लॉयर अपने एंगल से सोचता है, पुलिस ऑफिसर अपने एंगल से सोचता है। आपको क्या लगता है कि आप इसलिए उठाए जा रहे हैं, या ये सजेशन है कि अंडरस्टैंडिंग है कि हमें उठाया जा रहा है बिकॉज वी आर लॉ नोइंग? तो भाई ये बात आप जहन में रख लें कि जो भी पुलिस ऑफिसर अपॉइंट होता है उसको 9 महीने की ट्रेनिंग करवाते हैं, उस ट्रेनिंग के अंदर सारा लॉ पढ़ाया दिया जाता है। तो लॉ नोइंग तो सर होते हैं जी। ये फरमाइए। चलिए बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू के अंदर आपकी 5 चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी। सबसे पहले आपका एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लीडरशिप स्किल्स और डिसीजन मेकिंग। आपका रोल क्या है, आपने किस चीज़ पे फोकस करना है। आपने अपनी ये 5 चीज़ों को इस तरह से अलाइन करना है कि वो जॉब रिक्वायरमेंट के साथ मीटअप करे। वो आप कैसे करेंगे? आप तो पहले ये देखेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है आपकी, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब के रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस के विजन और उसका मिशन क्या है, और आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। आप कैसे बताएंगे कि भाई मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं और ये चीज़ें मैं अपने इस पोटेंशियल पोजीशंस के लिए मीटअप करता हूँ, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप सारी मीट करते हैं। तो उसके लिए आपको फोकस क्या है, इन चीज़ों को अपनी उस जॉब रिक्वायरमेंट के साथ टेलर करना है, अलाइन करना है। ये है आपका असल टारगेट। तो जैसे मैंने पहले कहा, तो जो एम्प्लॉयर है वो आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ को देखेगा, आपके स्पेसिफिक वर्क रिलेटेड स्किल्स। अगर मैं सिर्फ बात करूं हमारे पुलिस सर्विसेज के अंदर जो हमारे लॉ फील्ड के जो दोस्त अभी जा रहे हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, उनको मैं ये बता दूं कि आपकी वर्क रिलेटेड स्किल्स को जज किया जाएगा। एज अ लॉयर आपसे ये क्वेश्चन शायद ज़रूर पूछा जाएगा
मैं 80% श्योर हूँ, क्योंकि जितने इंटरव्यू से मैं भी गुजर चुका हूँ, मुझसे मेरे पास एम्प्लॉयर का पूछा गया है, और ये पूछते हैं पास एम्प्लॉयर से कि व्हाई आर यू क्विटिंग दिस जॉब। आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप अगर लॉयर हैं तो आप लॉ एज एन एडवोकेट आप क्यों नहीं काम करने चाह रहे, कंटिन्यू क्यों ना करना चाह रहे हैं, आप क्यों छोड़ के आप पुलिस सर्विसेज की तरफ आ रहे हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा भाई, आप एज अ लॉयर पुलिस ऑफिसर किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। आपका तो माइंडसेट लॉ फील्ड का है, आपने लॉ प्रैक्टिस किए, आप वकीलों से भी लड़ते रहे, आप जजों से भी लड़ते रहे, आप पुलिस वालों से आप अपनी बात बनवाने के आदी हैं। लेकिन एक कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये माइंडसेट लेके आने के बाद क्या आप हमारे लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन टफ टाइम क्रिएट करेंगे या आप कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि एज अ लॉयर मैं एज अ पुलिस ऑफिसर बनूंगा तो मैं पुलिस सर्विसेज के अंदर किस तरह से कंट्रीब्यूट करूंगा। अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आपको ये, अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं तो आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। एक बात जी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमें एज एन एम्प्लॉयर जो बात होती है वो ये होती है कि यूनिक बंदा ढूंढना होता है। आप में और 10 और स्टूडेंट्स में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी। आपने एक ही किताब से पढ़ा होगा, एक ही बैकग्राउंड से होंगे, एक ही ऑलमोस्ट सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, यू ऑलमोस्ट शेयर द सेम कल्चर, आपकी नॉलेज और न्यूज़ सोर्सेज भी एक है, आपके पास एवरीथिंग कॉमन है भाई। बट देयर इज़ समथिंग दैट मेक्स यू यूनिक। वो चीज़ आपने ढूंढनी है। वो चीज़ क्या है? अच्छा, वो चीज़ ढूंढने के बाद अब आपको इंटरव्यू के अंदर जो एक बहुत लिमिटेड टाइम होता है, और वो भी किसी को फुल दिया नहीं जाता, किसी किसी को मिलता है। मैं आपको बता दूं, अगर एलोकेशन इंटरव्यू का दिन जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा 20-20, 25-25 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स एक दिन के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और आपको ये भी सुनने में मिलेगा कि यार ये 1 मिनट में बाहर निकल आया, ये गया और ये वापस भी आ गया। ऐसा क्यों होता है? क्या वो जवाब नहीं दे पाया? नहीं भाई, ये बात नहीं होती। बात होती है जब आप बैठते हैं, जब आप दाखिल होते हैं, आप बैठते हैं, इंटरव्यूअर उसी टाइम पे असेस कर लेता है, बिकॉज ही इज एन एक्सपीरियंस फेलो। वो हमारा एक्सपीरियंस फेलो है, उसे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं आपको बताऊं, 5.5 मिनट इंटरव्यू के एक इंटरव्यूअर के लिए बहुत होते हैं किसी इंटरव्यूई को जज करने के लिए कि यार ही इज अ बेस्ट फिट और ही इज नॉट अ बेस्ट फिट। और मैं आपको बता दूं, स्टार्ट में अगर जो इम्प्रेशन आपने दिया, बहुत मुश्किल है इंटरव्यू रूम को छोड़ने के बाद भी आप वो इम्प्रेशन इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको नहीं जानता। वो यही जानता है कि मैंने आपसे अभी जो सीखा, जो समझा, आप यही हैं। वो आपका कोई फैमिली फ्रेंड नहीं है, आपका कोई रिलेटिव नहीं है। तो कैंडिडेट का डिज़ायर क्या है जी? वो ही वांट्स टू मार्केट वन सेल्फ। आपको एक गंजे को एक कंगी बेचनी है। एस्किमोस में रहने वाले इग्लू को आपने भाई फ्रिज बेचना है। दिस इज व्हाट इंटरव्यू इज, दैट मेक्स यू यूनिक। आपने वो चीज़ उसको बेचनी है, जो चीज़, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ योर आर्ट। आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यही है। अगर ये चीज़ें आप कर जाते हैं तो आई एम श्योर विद द ग्रेस ऑफ गॉड आप वो अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस जिसके बारे में शायद हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आई वुड प्रेफर कि मैं एक और सेशन भी इसी के साथ, जैसे ये एंड होगा, मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है जी, हमारे पास अभी 8 मिनट बचे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि विल एंड द सेशन इन 8 मिनट्स। जी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का क्वेश्चन आपके सामने जब आएगा तो आपको क्या लगता है कि आप क्या आंसर आउट करोगे इसमें? थिंक अबाउट कि मैं आपको कहता हूँ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप रूम में दाखिल हुए, आप मेरे सामने बैठे हैं, एक पैनल बैठा हुआ है, मैं हेड ऑफ द पैनल हूँ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मुझे बताएं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, तो आप क्या बताएंगे? जी सर अपनी एजुकेशन के बारे में, क्या हमारे एजुकेशन क्या स्किल्स है हमारे। जी, सर नाम वगैरह और एजुकेशन वगैरह। देखो, नाम और एजुकेशन उसके सामने पड़ी हुई है आपकी एप्लीकेशन की सूरत में। व्हाट एल्स डू यू हैव? उसको वो चीज़ क्यों बता रहे हो जो उसे पता है? सर स्किल्स क्या है हम में, वो भी हम शो कर सकते हैं कि हमें क्या क्या आता है।
जी सर किस लिए आए हैं, क्या वजह है? ठीक है। इसके अंदर सर जो एक्सपीरियंस जी भी। अच्छा, ये क्वेश्चंस वो हैं जो इंटरव्यू के स्टार्ट में पूछे जाते हैं और यही अटेंशन ग्रेबर है। ये क्वेश्चंस इसके अलावा और भी हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें या तो आपको 1 मिनट मिलेगा इंटरव्यू का, या इंटरव्यूअर आपको आधे घंटे में आधा घंटा भी अपने पास बैठा के रखेगा। वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग, क्योंकि उसकी भी लाइक्स है, उसकी भी डिसलाइक्स है। वी आर स्टिल ह्यूमन। हम उसी के साथ काम करना चाहेंगे, हम उसी को अपने फोल्ड में लाना चाहेंगे जो हमारे तरह का होगा, जिसमें एक एबिलिटी जो हमारी एबिलिटीज के साथ मैच करेगी, एक 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 कल्चरल इन्वायरमेंट, फ्रेंडली कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकेगा। तो यहाँ पे आप अपने आप को सेल करेंगे, यही है आपका सेलिंग पॉइंट, यही आपका सेलिंग स्टेज है। यहाँ अपने आप को सेल किया, आप समझे यू हैव स्टार्टेड सेलिंग। अब जो तूफान आने हैं उनका तो जवाब, उनकी तैयारी तो आपने करनी है, लेकिन आप अब दरिया में अपनी कश्ती को लेके चलना शुरू हो गए। आपको इजाजत मिल गई है कि यू कैन सेल ऑन द वाटर। तो बताइए मुझे कि आपसे अगर आपसे पूछूं, चले टेल मी अबाउट योरसेल्फ और हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, ये क्या एरियाज है, क्या पूछना चाह रहा है वो आपसे? ये बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है भाई। इनकी वर्ड्स जो है ये कोई लग रहे होंगे कि बिल्कुल कॉमन है, एक ही चीज़ हो रही है, बट दैट्स नॉट द केस। एक चीज़ नहीं है, इसका फ़र्क है। थर्ड क्वेश्चन आप देख लें, व्हाट मेक्स यू यूनिक। चौथा जो है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, व्हाट इंटरेस्ट यू अबाउट दिस रोल। क्या जवाब देंगे? ये वो क्वेश्चन नहीं है जो उस टाइम पे बैठ के आप सोचेंगे उसका जवाब। यू हैव टू प्रिपेयर। ये प्री इंटरव्यू स्किल्स हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। एंटिसिपेट करें, अपने जवाबात तैयार करें, लेकिन वो जवाब फिर आपको अपने किसी कोच से, या हमारे इस कोर्स में हम आपके वो जवाबात असेस करेंगे। देखिए सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज़ है, सबके अपना अपना बैकग्राउंड है, अपने अपने लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं। तो जब वो हमारे पास आएंगे आपके बने बनाए जवाबात, तो हम उसमें देखेंगे कि यार ये क्वेश्चन पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ रहा है या ये आंसर आपका नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ रहा है। क्या ये डेड एंड तो नहीं है आपका आंसर? अगर डेड एंड है तो इसका मतलब योर इंटरव्यू इज एंडेड एंड यू कैन लीव द रूम नाउ। ऐसी सिचुएशन तो आपके साथ नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो इसमें जो इंटरव्यूअर है वो आपसे आपके बारे में और आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहा है। यानी आप एक इंटरव्यू पर्पस के लिए गए भाई, आप किसी रोड पे खड़े हुए किसी पुलिस वाले को कुछ नहीं बता रहे कि आप कौन है, मैं यहाँ का हूँ, यहाँ। ये कोई स्नैप चेकिंग नहीं है। ये आपसे, आप जिस मकसद के लिए आए आपका जवाब भी उसी मकसद में होना चाहिए। आप अगर पुलिस इंस्पेक्टर की पोजीशन के लिए आए तो आपको अपना बैकग्राउंड वो बताना पड़ेगा भाई, वो स्किल्स अपनी बतानी पड़ेंगी जो इस जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ मीट करती हैं। बाकी चीज़ें नहीं बतानी, ज़्यादा नहीं बताना, फजूल का नहीं बताना, इधर उधर की बातें नहीं मारनी। क्योंकि आप जिस पर्पस के लिए गए, आप इंटरव्यू के लिए गए, मैंने पहले किया, इंटरव्यू का एक पर्पस होता है। आप जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं, आपके सारे जवाबात, आपकी सारी सोच उस पर्पस को मीट करने के लिए हो। आप जितना भी अपने आप को मार्केट करना चाहें, आपको उसी चीज़ के लिए देना। एक शुगर के पेशेंट को आप जो मेडिसिन बेचोगे, वो शुगर की मेडिसिन चाहेगा, तो आप जो भी मेडिसिन दोगे भाई उसको शुगर का इलाज बताओगे, ना कि उसको कैंसर या बुखार की दवाई का बताओगे। आप उसको शुगर का बताओगे, क्योंकि आप उससे मिले ही इसलिए कि मैं शुगर की दवाई बेच रहा हूँ। ठीक है जी। अगर दूसरे सिचुएशन आप देखें, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, तो इसमें क्या होगा? जी इसमें क्या जवाब देंगे आप? अगर मैं आपसे पूछूं हाउ वुड यू डिस्क्राइब। सॉरी सर। अगर मैं कहूँ मैं अगर पुलिस ऑफिसर की जॉब के लिए जा रहा है, तो इसमें मुझे अपनी वो क्वालिटीज़ बतानी पड़ेंगी जो पुलिस सर्विसेज को मीट करती है, लेकिन विद द क्वान्टिफाइबल रिजल्ट्स। आपको अपने पास्ट में जाना पड़ेगा, आपके अपने पास्ट एम्प्लॉयर के बारे में सोचना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आपने कोई स्किल सीखी है, उनकी मदद लेनी पड़ेगी, वो चीज़ें आप लाएंगे। अगर मैं कहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर, एक कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब कर रहा हूँ, एंड मैं एक न्यू जॉब के लिए जा रहा हूँ, और वो मेरी जॉब एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस इंस्पेक्टर की है। तो मैं वहाँ पे क्या पेश करूँगा? मैं बताऊँगा कि भाई आई एम विजिलेंट, प्रोएक्टिव,
और कमिटेड हूँ टू इंश्योर फॉर इंश्योरिंग सेफ सिक्योर एंड ऑर्डरली इन्वायरमेंट्स के अंदर, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मैं सिक्योरिटी मेजर्स की जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं, मैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ, उनकी एप्लीकेशन के लिए मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। इसी तरह से आप बताएंगे कि मैं किस तरह से ये जो मेरा माइंडसेट डेवलप हुआ है टू लर्न न्यू थिंग्स, और उसकी एप्लीकेशन में किस तरह से एक पुलिस फोर्स की जॉब के इंटरव्यू के लिए मैं कैसे एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बन सकता हूँ, यहाँ पे आप बताओगे। थर्ड चीज़, अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट मेक्स यू यूनिक, तो आप क्या कहेंगे कि क्या है भाई आप में ऐसी खास क्या है जो बाकियों में नहीं है, मैं क्यों आपको ये जॉब ऑफर करूँ, क्यों आप बहुत ज़्यादा खुद को समझ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, मैं क्यों समझूँ, क्या चीज़ है भाई आप। तो इस पे ये आपने सोचा है कि इस एरिया के अंदर मैं एक टिप दे देता हूँ, उसमें ये होता है, ये आपने जवाब देना है, आपने ये बताना है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल हूँ, ये बताना है आपको। अब वो बेनिफिशियल फ्री थॉट है भाई, इस पे उस टाइम पे आप नहीं सोच पाओगे, इंटरव्यू का एक प्रेशर होता है, इसके लिए आपको पहले से आंसर आउट करना पड़ेगा, पहले से एक स्टैंडर्ड आंसर्स आपने सोचने पड़ेंगे, लंबे चौड़े नहीं, लेकिन उसके बुलेट पॉइंट्स आपके जहन में होंगे, और यही आपको टॉकिंग पॉइंट्स देंगे, यही आपको अल्फाज देंगे जब आप इंटरव्यू के सेशन में लंबी डिस्कशन में जाएंगे, क्योंकि यही चीज़ें हैं, या तो आप इंटरव्यू में 1 मिनट में बाहर होंगे या 20 मिनट अंदर बैठे होंगे, लिटरली ऐसा होता है भाई, आप पूछ लें किसी से भी। चलें जी, वाई डू वी फेल, अब मुझे बताएं आपने अभी तक क्या समझा कि हम फेल क्यों होते हैं। सर उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतर सकते इसीलिए। ये तो हो गया रिजल्ट आउटकम, इसके अलावा जी कोई बताएगा मुझे। सर अपने आप को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस ना करने की वजह से, फिर जो सर एबिलिटीज कॉन्फिडेंस हैं लेवल नहीं वो होता सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूरे कॉन्फिडेंस लेवल सर। हाँ ठीक हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल। अच्छा जी, इस डेमो सेशंस के अंदर फॉर द सेक ऑफ योर ओरिएंटेशन, ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या करने जाएंगे और क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने रखा सिर्फ इसी पर्पस के लिए है, ताकि आपको ये चीज़ भी सोचनी पड़ेगी कि अच्छे स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं इंटरव्यू में। आपने बहुत सारे अच्छे देखिए, इंसान की एक पर्सनालिटी होती है जिसका इम्पैक्ट उसके दोस्तों यारों का उसके ऊपर होता है, उसके फैमिली इन्वायरमेंट का उसके ऊपर होता है, स्कूल इन्वायरमेंट का होता है, उसके पास एक्सपीरियंसेस जो है वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती हैं, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो हैं, यू हैव सीन पीपल आर वेरी, कुछ लोग आपको बहुत बड़े इंट्रोवर्ट नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, बट दे आर नॉट गुड गोइंग अलॉन्ग विद द पीपल, वो लोगों के साथ उनका मेल जोल इतना सोशल नहीं होगा, बट दे आर वेरी क्रिएटिव, बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने काम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन उनकी आदतें जो है वो सोशलाइज होने वाली नहीं होती, वो बात पब्लिक को स्पीच करके लोगों को लीड करने की पोजीशन या उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती, वो अपना इजहार अपनी किसी क्रिएटिव चीज़ के अंदर तो कर लेंगे, लेकिन जब उनको बोला जाएगा कि यार ये चीज़ किसी को सिखा दो, तो शायद ही वो इतने कामयाब नहीं होंगे, बिकॉज दे लेक द कम्युनिकेशन स्किल्स। एज ए स्टूडेंट आप लोगों ने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे टीचर आए होंगे जिनका नॉलेज लेवल, जिनका एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर वो बहुत ज़्यादा होगा, बट व्हेन दे स्टैंड बिफोर द स्टूडेंट्स इन एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास, वो स्टूडेंट्स को उतना समझा नहीं पाते, वो स्टूडेंट्स को उतना डिलीवर नहीं कर पाते, उसकी जो मेजर वजह यही होती है बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस, you have to understand the level of the audience, you have to understand the environment, the timing limitations, and you have to understand how to tell them and how to make them engaged. तो यही चीज़ you have to adopt and you have to learn कि आप किस तरह से, but among all the most problem is the first problem जो हमारे interview failures में आता है,
तो सबसे पहला ये होता है कि पुअर प्रिपरेशन। भाई लोगों को नहीं पता होता कि यार मैं वो ये समझते हैं कि हमने रिटर्न कर लिया भाई, अब इंटरव्यू में जाएंगे हमसे यही सवाल, तो वो दबा के वो सवालों का रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। भाई इस सेक्शन की डेफिनेशन ये होगी, इसकी ये होगी, इसकी ये होगी, फिर वहीं तक रुक जाते हैं। फिर किसी पीएम, मुल्क के पीएम का नाम याद कर लिया, कैपिटल में याद कर लिया, करेंसी का नाम याद कर लिया, बुक के ऑथर का नाम याद कर लिया, ये चीज़ें वो करके एंड अप कर देते हैं एंड दे फील कि they are ready for the interview, but that's not the issue. That's not the real key up to the success. Key to the success, आपको पहले प्रिपरेशन के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। मैं आपको बता दूं 75% ऑफ द स्टूडेंट्स, ये रिसर्च है भाई, बस एक सर्वे रिपोर्ट है ये, जिसका माइक ऑन है प्लीज माइक बंद कर दे, जो भी है भाई अपना माइक बंद कर दे। जी, poor preparation, 75% of the students, believe me, this is the established study, उसके अंदर ये बताया गया है कि 75% of the students, bright students fail to get the job because they weren't good in their interviews. तो इंटरव्यू में खुद को सेल आउट नहीं कर पाए, उसकी पहली वजह उन्होंने बताई poor preparation। जी, सेकंड वजह आपका नेगेटिव एटीट्यूड। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड हमें नहीं फील होता कि हमारा ये एटीट्यूड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हम बोलते जाते हैं, हम अपना ओपिनियन दे रहे हो, बट बिलीव मी आपकी ज़बान आपकी सोच है। अगर वो ज़बान वो सोच एक एम्प्लॉयर के रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करेगी, बिलीव मी आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप भले कितने भी हाईली 99 स्कोर आपने क्यों ना लिया हो। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका एप्लीकेशन या मिसाल के तौर पे आपका रिटन पार्ट नहीं जाता, उसमें आप जा रहे होते हैं एज ए ह्यूमन, जो असर छोड़ेगा असर लेगा, जो या तो ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाएगा या ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम कर देगा। ठीक है जी, तो इसमें एक तो आपकी प्रिपरेशन है, आपको पता ही नहीं है आप किस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप पता ही नहीं है जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, आपको पता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन क्या है, आपको पता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन आपको क्यों हायर करना चाह रही है, वो आपसे क्यों क्या चाह रही है, आप ही की डिग्री वाले लोगों को क्यों हायर कर रही है, क्यों नहीं पॉलिटिकल साइंस के बंदे को ले रही है, क्यों नहीं बंदे जो है वो फाइन आर्ट्स के बंदे को पुलिस में लिया जा रहा है, क्यों नहीं एमबीबीएस की डिग्री, क्यों पीई वाले को, भाई क्यों लॉयर, वाई, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये चीज़ें की हैं सिलेक्शन की, जो पीछे एम्प्लॉयर सोचता है मैं लॉयर क्यों उठा रहा हूँ, वो वहाँ पे आपको सेल करोगे। जब वो पता है मुझे लॉयर इसलिए चाहिए और आप वही चीज़ें दोगे, यू आर सिलेक्टेड। जी, नेगेटिव एटीट्यूड की मैं बात कर रहा था। नेगेटिव एटीट्यूड के अंदर क्या होता है, आप बैड थिंग्स बताते हैं चीज़ों, आपने पास एम्प्लॉयर के बारे में बैड थिंग्स बता दी, वो ऐसा है, उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, अच्छा नहीं है। ये चीज़ें बेसिकली आपकी पर्सनालिटी के ऊपर इम्प्रेशन छोड़ रही हैं, ये किसी और के लिए कोई इशू नहीं है, ये आपकी अपनी जो अपने चांसेस हैं उनको डिमिनिश कर रही है। आपकी जो स्ट्रैटेजी भाई होनी चाहिए, उसमें अगर आपको कोई चीज़ बतानी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, तो उसमें आप अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हैं जहाँ पे दो मुख्तलिफ राय आपको में फंस गए हैं, आप एक ट्रैप है, तो वहाँ पे कोशिश ये करें कि आप एक्सप्लेन करें चीज़ों को, उनके डिफरेंसेस, जैसे एक इंटेलेक्चुअल करता है जो अनबायास्ड होता है, जो ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखता है, अपनी सब्जेक्टिव परसेप्शन को साइड पे रखता है, वो चीज़ें आप लाएं। मिसाल के तौर पे आप किसी भी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ ना करें, बल्कि आप बताएं कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं किसी भी रवैये में, वो कल्चर्स की वजह से हो सकते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस की वजह से, या वो जिस प्रोसेस से वो चीज़ें गुजरी हैं उस वजह से वो चीज़ें हमारे सामने अब आ रही हैं। इस तरह से, या डिफेंड ना करें किसी भी चीज़ को, या किसी चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन कि ये चीज़ है और उसके ये कारण है, दैट्स इट। यू कांट प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ पार्टी, आप पार्टी ना बने,
एज एन इंटरव्यू यू हैव टू बी ए न्यूट्रल, आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, आपको ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू देना है। देखिए पूरा न्यूट्रल तो कोई भी इंसान नहीं हो सकता ना, कोई भी हो, जज की क्यों ना हो, कोई नहीं होगा। एक जर्नलिस्ट को न्यूट्रल होना होता है, वो नहीं हो सकता है। एक स्कॉलर को न्यूट्रल होना होता है, वो नहीं होता है। आपकी परसेप्शन, बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स भी तो होंगी ना, अपने लिए भी तो कुछ आप लेंगे कि नहीं लेंगे। आप कोई रोबोट तो नहीं है जिससे आपको बस एक काम करना है विदाउट टेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ सच थिंग्स ऑन योर पर्सनल माइंडसेट, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बट try to be in an interview, try to be a man with a sanity, एक सैनिटी के साथ जाए, एक कंपोज पर्सनालिटी की सूरत में जाए, जिससे ये इंप्रेशन जाए कि भाई यू आर टू फोकस और द थिंग्स दैट दे कैन वेवर्ड योर थॉट प्रोसेस, तो आप उस चीज़ को किस तरह से कवर अप करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है तो आप सिंपली कहते हैं नो सर, डोंट से दैट। ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है। They are not looking for your a simple blunt short answer, I don't know sir, no sir, ये आंसर आउट नहीं है। लोग बहुत सारे ऐसे करते हैं। डू यू थिंक कि आपसे कोई, आप ऐसे, आप एक एम्प्लॉय अपने लिए ढूंढ रहे हैं, आप एक कंपनी के सीईओ है और आप एक बंदा एक उठाना चाहते हैं, वो आपके पास इंटरव्यू में आता है और आप उससे एक चीज पूछते हैं, वो कहता है सर नो सर, डू यू लाइक हिम और डिसलाइक हिम। if I keep myself as a CEO, I hate him, honestly speaking, I will hate him, क्योंकि ये माइंड तो मुझे चाहिए नहीं है। मुझे तो ये माइंड चाहिए था कि अगर उसको कोई चीज पता नहीं है तो ही विल से ऑनेस्टली कि भाई सर आई डोंट नो बट आई विल लुक फॉर द आंसर। ये तरीका है, शो पॉजिटिव एंड। आपने अपने इंटरव्यू में पॉजिटिव एंडिंग देनी है। आप पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ रहा है, भाई बंदे को पता नहीं है लेकिन वो अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करता है, बट वो आगे बढ़ के उस वीकनेस को खत्म करने की कमिटमेंट भी दिखा रहा है, एक डेडिकेशन दिखा रहा है। दैट्स द स्पिरिट। यही स्पिरिट आपको लेके जाएगा आगे, यही स्पिरिट आपकी हायरिंग की यूनिकनेस क्रिएट करेगा। बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं जिसमें वो जो कि ट्रैप होते हैं, वो आपको ट्रैप करते हैं ताकि आपके टेम्परामेंट देखें, आप क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट देख सकें कि यार ये किस तरह से हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को। तो उसमें शॉर्ट टेम्पर होने की ज़रूरत नहीं है, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। जो है मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें अगर आप किसी CSS के कैंडिडेट से पूछें तो वो ऐसे गैर अखलाकी क्वेश्चन आपसे करेंगे जिससे आपको गुस्सा आएगा। आप बोलेंगे यार ये क्या तरीका है, ये किस किस्म का क्वेश्चन है। बट यू हैव टू बी स्मार्ट। ये है स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये है नेगेटिव सिचुएशन, इसमें आपको स्मार्ट होना पड़ेगा भाई। इसमें आपको विथ योर ह्यूमर, आपकी हल्की सी मज़ाक जो है उसको इस्तेमाल करते हुए, एक सेंसिबल मज़ाक, एक ह्यूमर आपकी वो इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इस टेंस सिचुएशन को कंफर्ट जोन में ले जा सकते हैं। बट दिस ऑल कम्स विद द प्रैक्टिस। आप मजाक करते हैं दोस्तों यारों के साथ, किसी की गलत बात लगती है तो आप बिल्कुल उसके साथ लड़ पड़ते हैं। दिस इज नॉट एन एटीट्यूड टू बी एक्सेप्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर लुकिंग फॉर द जॉब। तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आपके साथ बहुत सारे ऐसे रवैये होंगे जिसमें यू वुड, द चांसेस आर हायर दैट यू वुड लूज योर टेम्पर एंड यू कैन अटैक समबडी। But what they want a composed personality who can handle this unanticipated things, जिसमें आपका जो है वो गुस्सा भी बढ़ा दिया जा सकता है। तो इन चीज़ों में आप कैसे हैंडल आउट करते हैं ये भी टेस्ट किया जाता है। जी, थर्ड पॉइंट आपका एंथुसियाज्म। आपका एंथुसियाज्म मतलब कि आपको एक इम्प्रेशन देना है जो जेन्युइन होना चाहिए, बनावटी नहीं, कुक्ड नहीं होना चाहिए, कि you look as if you dearly like this job। आपको ये जॉब बहुत पसंद है और आप वेरी मच एक्साइटेड हैं इस जॉब के लिए। अच्छा, बज़ाहिर खुश होना, ईगरनेस शो करने से आपकी जो है वो लाइक और पसंद की इंतहा से नहीं पता होता, ये दिखावे की चीज़ें होती है। बट असल जो कंफर्मेशन होती है वो आपकी बाकी चीज़ों से पता लगती है, हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब। तो ड्यूरिंग इंटरव्यू में जो है वो आपको ये चीज़ें ख्याल करनी पड़ेंगी कि आपको अपना एंथुसियाज्म किस तरह से शो करना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपका एंथुसियाज्म बताएगी, हाउ मच यू आर। आपकी आई कांटेक्ट से पता लगेगा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कितना है, आपका इंटरेस्ट कितना है। आपका इंटरव्यू छोड़ने से पहले पूछा जाना जो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपको, अगर वो आपसे कहें एनी क्वेश्चन या आप पूछें सर मैं आस्क सिंगल क्वेश्चन, उससे पता लगेगा हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब।
जी डिसऑनेस्ट भाई, डिसऑनेस्ट मतलब कि आप अपने बारे में झूठी खबरें, झूठी चीज़ें बताएं। मिसाल के तौर पे आपने अपनी एप्लीकेशन में लिख दिया भाई मेरा डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा एमएस ऑफिस है, हालांकि आपको एबीसी के भी पता है। आपने कह दिया एक झूठी चीज़ कि भाई मैंने, अगर आप लॉयर हैं तो मैंने मर्डर का केस भी चलाया है, मैंने ये बड़े बड़े केसेस चलाए, ये चलाया वो चलाया। भाई इससे पता लग जाता है कि आपको चीज़ों का कितना मालूम है। तो झूठ मत बोलना, जो भी चीज़ आपकी है उसको ऑनेस्टली प्रेजेंट करें। झूठ वाले बंदे को पकड़ना इन इंटरव्यू पैनल पे बैठे हुए बंदों के लिए मुश्किल नहीं होता, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस। सालों से वो ये लोग काम करते आ रहे हैं और हर तरह के बंदे से ये लोग मिल रहे हैं, हर नेचर ऑफ जॉब के कैंडिडेट से ये मिल रहे हैं। मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, लॉ इन्फोर्समेंट का हो, जुडिशरी का हो, प्रोसिक्यूशन का हो, भाई हर फील्ड का बंदा इनके इंटरव्यू पैनल से गुजरता है। एंड दे आर वेरी एक्सपीरियंस, वो जॉब भी करके आते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं वो लोग, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट्स, रिटायरमेंट की एज है उनकी, रिटायर हो चुके होते हैं, दे आर सर्विंग विद देयर स्किल्स। तो झूठ ना बोलो, जो चीज़ आपकी है वो आपकी है। पास या फेल का दारोमदार आपके झूठ बोलने से नहीं होगा। फेल ज़रूर हो जाएंगे, पास के चांसेस भी आपके कम होंगे। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़, वेग आंसर्स। वेग आंसर्स की सिचुएशन भी भाई ऐसी है जिसमें आपसे सवाल एक पूछा जाए, अब आप जानते हैं कि आपको जवाब तो आता नहीं है, अब आपने जवाब घुमाना शुरू कर दिया। तो भाई जवाब मत घुमाएं। इफ़ यू डोंट नो एनी आंसर, से इट सर आई डोंट। वेग ना करें, बी पॉजिटिव, प्रोएक्टिव एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। आंसर दे, सिंपल आउट करें। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, इधर उधर की बात ना करें, सीधी बात। जी, ड्रेस कोड की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपका ड्रेस कोड मैटर करेगा कि आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट आउट कर रहे हैं, हाउ यू थिंक अबाउट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट। ये आपकी पर्सनालिटी एक इंप्रेशन है जो इंटरव्यूअर उन लेगा, ये आप कन्वे करेंगे। साफ़ सुथरी शर्ट होनी चाहिए, एक लाइट कलर की शर्ट हो। कॉमनली जो हम इंटरव्यू के लिए देखते हैं वो लाइट स्काई ब्लू शर्ट और वाइट शर्ट। लड़कियों के अंदर एक सोबर सी ड्रेस हो और ज़्यादा ज्वेलरी ना पहनी हुई हो, सिंपल सा हो। लड़कों ने ज़्यादा कोई परफ्यूम ना लगाई हुई हो, ज़्यादा आफ्टर शेव लोशन ना लगा। हो सकता है इंटरव्यूअर को एलर्जी हो भाई खुशबू से, हो सकता है ना। दाढ़ी सही तरह से ट्रिम नहीं है, अगर शेव करते हो तो शेव नहीं की हुई है, बाल सही तरह से नहीं है, आपकी बूट पॉलिश नहीं है, आपकी फुल सूटेड आप ड्रेस में नहीं है। तो दैट ऑल शोज योर कैजुअलनेस, और ये कैजुअलनेस जो है इज़ नॉट टॉलरेटेड फॉर एन इनफॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस। अदर रीजन, अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैटर आता है, जो इन सबका जो सबके ऊपर अम्ब्रेला इम्पैक्ट छोड़ता है, वो ये है, वो है आपकी एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब हम बात कर रहे हैं ग्लासोफोबिया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग क्यों होता है भाई? 74% स्पीच एंग्जाइटी है भाई लोगों को। 74% ऑफ द पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम स्पीच एंग्जाइटी। और सबसे फर्स्ट रैंक इन द वर्ल्ड जो 73 77, उसके बाद जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं इशू है पब्लिक स्पीकिंग में लोगों को, वो ग्लासोफोबिया, और ये नंबर 1 पे है। अच्छा, ग्लासोफोबिया जिससे फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी आप 3 बंदे आपके सामने बिठा दिए जाएं, आपको बात करनी हो, या 50 लोग आपके सामने बिठा दिए जाएं, आपको बात करनी हो, दोनों, एक बंदा हो या 50 बंदा हो, बात बंदे से हो रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक बंदे से बात कर रहे हो या एक टाइम पे 50 बंदों के साथ आप उनके सामने खड़े हो, आपका फियर उसी तरह से रहता है। तो उसमें पहला जो है वो प्रॉब्लम आपके साथ जो स्पीच एंग्जाइटी का आता है, ग्लासोफोबिया का, तो दिस इज अ सेल्फ कॉन्शियसनेस इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप्स। आपकी अपने बारे में जो राय है वो आपको टेंशन देती रहेगी कि भाई मैं पता नहीं किस तरह से करूँगा, मैं सही बात कर रहा हूँ, पता नहीं कि मेरे अल्फाज सही होंगे नहीं होंगे। दिस इज़ हाउ कि भाई जो बिग ऑडियंस है या छोटी ऑडियंस है, उसमें अपने बारे में जब तक आपको एतमाद नहीं होगा तब तक वो चीज़ आप जो है भले पब्लिक के सामने आ जाए आप फेल हो जाएंगे। देखो, पब्लिक के सामने अगर आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस नर्वस वाली सूरत है तो पब्लिक आपसे क्या करेगी? आप एक इंटरव्यू में जा रहे हैं मिसाल के तौर पे एंड यू आर नर्वस, तो वो जब आपको नर्वस होंगे ना तो या तो वो 2 चीज़ें करेगी भाई आपके साथ। एक तो वो आपके साथ करेगी हमदर्दी, ठीक है जी,
हमदर्दी के साथ साथ वो ये इंप्रेशन भी ले लेगी इसको नहीं पता तभी ये नर्वस है, जबकि आपको पता है, लेकिन आपने प्रैक्टिस ही नहीं की पब्लिक स्पीकिंग के स्किल्स की। आपने वो जो मॉक सिचुएशंस हैं वो क्रिएट ही नहीं की जिसमें आप ये प्रैक्टिस कर सकें ताकि आपकी नर्वसनेस खत्म हो जाए। आपको नहीं पता, आपको चीज़ें आती भी हैं लेकिन दिमाग काम नहीं करता, सुन हो गया वहाँ पे डर में। जब ये सिचुएशन होगी तो जो इंटरव्यूअर है या ऑडियंस है वो आपके साथ सिंपैथेटिक होगी, वो आपके साथ हमदर्दी जरूर करेगी, बट दे वोंट जज यू, दे वोंट गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू गेट दिस अवार्ड और दिस जॉब। वो नहीं देगी, वो आपको रेजिस्ट ही नहीं कर रही होगी, वो आपके साथ हमदर्दी कर रही होगी। वो सोचेगी अब इससे क्या सवाल पूछूं मैं, क्या इसको मैं इसके अंदर इसको ज़्यादा डिग आउट करूँ, उसको कुछ आता ही नहीं है, ये तो घबराया हुआ बच्चा है। तो इससे आपको निकलना है, ये तभी मुमकिन है जब आप चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा है वो पास फेल्यूर्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बैड एक्सपीरियंस रहे हैं पास्ट में, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो उसके ऊपर एक बहुत गहरी और अंदर में छुपी हुई एक ऐसा ताला लगा दिया है कि वो टैलेंट उनका बाहर ही नहीं आ रहा। ये सबके साथ होता है, इट्स नॉर्मल बिहेव, नॉर्मल चीज़ है। पास्ट एक्सपीरियंस आपकी माइंडसेट के ऊपर बहुत बड़ा बुरा इंप्रेशन छोड़ते हैं। या तो आपको बहुत एग्रेसिव बनाते हैं, या तो आपको बिल्कुल स्पीचलेस बना देते हैं। दोनों चीज़ें आपके लिए नुकसानकार है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बोलना भी बहुत बुरा होता है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जब वो अपना केस प्लीड कर रहे होते हैं, क्या बिल्कुल सही रहे होते, बट द वे दे आर स्पीकिंग, द वे दे आर अचरिंग देयर डिजायर्स टू गेट समथिंग इज टू ऑफेंडिंग कि रादर यू जस्ट क्विट द सिचुएशन एंड बोलेंगे यार छोड़ो इसलिए तो पागल है। ऐसी सिचुएशन ना होनी चाहिए जिसमें आप यू स्पीक टू दैट मच एक्सट्रीम पिनाकल ऑफ दैट एंग्जाइटी कि जहाँ से लगे कि यार ये जो है ना इज नॉट इन कंट्रोल। तो यू हैव टू बी इन योर कंट्रोल एंड यू हैव टू स्पीक with your mind and with your alertness and with the full knowledge कि आपको सारी चीज़ों को पता है and you are going for the application of it। चौथी जो इम्पोर्टेंट एरिया भाई आपकी प्रिपरेशन, वो तो हर चीज़ में लाजमी है। जब भी कोई बात करनी होती है आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, इसी तरह से इंटरव्यू में भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपरेशन क्या है, वो आपकी प्री इंटरव्यू स्किल्स हैं जो हम अपने सेशंस के अंदर कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है, इसके अंदर हम तैयार होके जाएंगे कि भाई इन एरियाज में जो भी सवाल आएगा आई एम रेडी टू आंसर। अच्छा जी, द लास्ट एलिमेंट इज नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म इज कोई बताएगा मुझे व्हाट इज नार्सिसिज्म? Sir, always appreciating yourself. Yes, something more bad, इससे ऊपर appreciate is somehow positive, इसके अलावा कुछ। भाई ये वो बंदा है जिसे हम एरोगेंट कहते हैं, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंट कहते हैं, जो खुद को परफेक्ट समझता है, जो खुद में इतना गुम है कि उसे बाकी दुनिया का कुछ नजर ही नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस और नार्सिसिज्म के अंदर बड़ा थिन लाइन का डिफरेंस है भाई, इसका ख्याल रखना है। आप में बहुत सारे कॉन्फिडेंट होंगे, मुझे पता है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ दोस्त भी हैं, आई नो वो बड़े कॉन्फिडेंट है, वो बात करते हैं लगता है, बट बिलीव मी आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं आप नार्सिसिस्ट तो नहीं है। अब इसका कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? ओवर कॉन्फिडेंट में क्या होगा, आप अपनी ज़ात में गुम होंगे, आप बाकी किसी की बात को वजन ही नहीं देंगे, उसकी बात को मानते हुए अपनी बात को तब्दील करें और अपनी बात में तब्दीली की बात करें। आप ऐसे रवैये जो हैं इनको नापसंद करेंगे तो यहाँ से आपकी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो ग्रो होना शुरू होते हैं। तो अवॉइड बीइंग नार्सिसिस्ट in the form of being arrogant, being lost in your oneself and not letting the world to come in। आप दुनिया को अलाउ ही नहीं कर रहे कि वो आपके अंदर आए, तो अंदर आने दो भाई। दुनिया के ख्यालों को, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमेशा तब्दील करने का एक फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी ट्रेड अपने पास रखें। उससे ये होगा कि आप जो है वो दुनिया में इंटरडिपेंडेंट वाली पोजीशन में आ जाएंगे जिसमें आप देंगे भी, आप देंगे भी।
अच्छा जी, पुअर प्रिपरेशन में जो बड़ी सॉन्ग आर्ग्यूमेंट मुझे लगता है वो यही है कि देखो एम्प्लॉयर ने अपना होमवर्क कर लिया, आपको टेस्ट दिया, आपने वो टेस्ट पास किया, उसने अपना होमवर्क कर लिया कि मुझे किस कैंडिडेट से इंटरव्यू का। अब आपकी बारी है भाई, आप भी अपना होमवर्क करेंगे ताकि आपको पता हो कि आप जहाँ जॉब करने जा रहे हैं, जहाँ इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, वो आपसे क्या चाह रहे हैं, वही चीज़ उनको सेट करेंगे। तो नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये एक टाइम बॉम्ब है भाई। आपको शायद आपकी दूसरी बातों को शायद मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, आप बहुत अच्छे हों, अच्छा आपने अपनी पूरी बातें और सवालों के जवाब दिए हों, बट अगर आपका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव होगा ना, तो ये टाइम बॉम्ब की तरह काम करेगा। आपसे अच्छा और कैंडिडेट आ जाएगा, उसमें और आप में सिर्फ यही फ़र्क होगा कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था, बाकी सवालात उसके भी सही थे और आपके भी सही थे, लेकिन उसका एटीट्यूड पॉजिटिव, आपका नेगेटिव, तो ये बम उसी टाइम पे फटेगा। बोलेगा यार हैं तो दोनों बराबर के, इसको हटाओ क्योंकि इसका एटीट्यूड नेगेटिव है, इसको ऑफर करो। इस तरह से आप वो पोजीशन लूज कर सकते हो। तो मैन योर एटीट्यूड एंड मेक इट मोर पॉजिटिव। वो कैसे करेंगे, वो हमारे इस कोर्स के अंदर हम वो टिप्स प्रोवाइड करेंगे, हम उन चीज़ों के बारे में पॉइंट आउट करेंगे, यार ये चीज़ ना करो, ये चीज़ करो, इससे वो चीज़ें आपकी डेवलप होना शुरू होंगी। जी, ये बॉडी पोस्चर्स के बारे में भी थोड़ा सा हमें होना चाहिए। फिगर ए देखें आप, जहाँ पे ये फिगर ए और बी दोनों डिसलाइक की जाती है भाईजान इंटरव्यू के सेशन में, कहीं पे भी आप बैठे हैं। दोस्तों यारों में बैठना एक अलग बात है, लेकिन जब आप किसी फॉर्मल इन्वायरमेंट सेटिंग के अंदर आप बैठे ना, फॉर्मल सेटिंग के अंदर बैठे, तो वहाँ पे आपको इस तरह से बैठना है जहाँ से आपकी सबमिसिवनेस और आपकी अलर्टनेस नज़र आए। तो फिगर सी जो है इज रिक्वायर्ड फॉर योर इंटरव्यू सेशन। और ये ना सिर्फ इंटरव्यू, बल्कि आप मीडिया में देखते होंगे जब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बड़ी बड़ी सीनियर पोजीशन के जब आपस में मीटिंग होती है, जब एक टॉप लेवल का बंदा और उससे इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफिसर, उससे जूनियर जब आपस में बैठते हैं ना, तो दोनों के बॉडी पोस्चर्स आप देखा करते हैं वो किस तरह से बैठते हैं, क्योंकि दे रेस्पेक्ट दी अथॉरिटी। उससे उनके बैठने के स्टाइल से पता लगेगा दे आर रेडी टू लिसन, दे आर रेडी टू अलर्ट एंड दे आर रेडी टू सबमिट। तो ये चीज़ें आपके इंटरव्यू के बॉडी पोस्चर्स भी आपके बता रहे होते हैं। तो भाई सबसे अब बात को हम रिकैप कर रहे हैं कि भाई इंटरव्यू में कोई चीज़ छोटी नहीं होती, हर चीज़ की अपनी एक वर्थ है और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक गलत कदम आपको ले डूबेगा। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अपनी अपीयरेंस को कभी मत भूलो, अपने अपीयरेंस को बहुत लाइकली बनाओ, न ज़्यादा बूस्टअप हो कि लगे कि यार ये इंटरव्यू के लिए नहीं, किसी मॉडलिंग के लिए आया हो, ऐसा कुछ भी ना हो। कलर की चॉइस आपकी अच्छी हो, यू आर प्रॉपरली शेप्ड, आप इन टाइम पे पहुँचे हो, आपने कोई ऐसी कोशिश करे परफ्यूम ना लगाएं, अगर आप लगाते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट किस्म के लगाएं जिससे किसी को एलर्जी ना हो, बट के सिर्फ आपकी सांसें जो है वो महकती रहें, तो ये काफ़ी है। क्योंकि कोई एलर्जिक पेशेंट हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। ज़्यादा ज्वेलरी ना पहनाएं, क्योंकि ज़्यादा ज्वेलरी शो अप योर एसेट्स और वैल्यूज़ आपकी शो कर रही होती हैं। वो एक शो अप जो है वो एक्सपोजिशन अच्छा इंप्रेशन नहीं लेता। सिंपल सी ज्वेलरी आप ले सकती हैं, कलर में ईयर रिंग्स ले लिया आपने और एक हल्के से आपने नेकलेस पहन लिया, एक जंजीर से छोटी पहन ली, अगर आप वो ना भी पहने तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। तो एक जो है एक प्रॉपर जो ड्रेसअप होता है वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जी, टाइम पे पहुंचना हमारा लाजमी है। आपको सबसे पहले अपनी मैनेज करना पड़ेगा कि मुझे किस टाइम उठना है, किस टाइम इंटरव्यू के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट कितना टाइम देगी, क्या टाइमिंग रश होगी नहीं होगी, इन सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस अगेन डिपेंड्स आपकी प्रेफरेंस, आपकी प्रैक्टिस, आपके स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें कैसे, इन सारी स्किल्स को कैसे होन किया जा सकता है, कैसे इम्प्रूव किया जाता है, हमारा ये कोर्स के लिए आपके साथ काम करेगा।
जी हमारा ये कोर्स जो है वो स्टूडेंट, ग्रेजुएट और जॉब सीकर सबके लिए अलाइक है, और हम कोशिश ये करेंगे कि आपके ऊपर आपकी जो स्किल्स हैं उनको उभारने की कोशिश करेंगे। आपको स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस और एप्रोप्रिएटनेस फॉर द जॉब इन क्वेश्चन के हवाले से आपके साथ डिस्कशन होगा। हम मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे और उस पैनल के अंदर सीनियर्स हमारे जो कुछ क्वालिफाइड CSP ऑफिसर्स हैं उनको भी कॉल अप करेंगे, ताकि आपको एक एनवायरनमेंट दिया जाए जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें इम्प्रूव कर सकें। तो हमारा जो टारगेट होगा भाई, आपकी ये सोशल इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, मेंटल एजिलिटी, नॉलेज और बाकी कुछ फैक्टर्स होंगे जिनके ऊपर हम काम करेंगे। तो जब ये आप कोर्स सीख लेंगे, हमारे साथ 1 महीना गुजार लेंगे, तो आप जो है उस जॉब की आपकी रिक्वायरमेंट और उसके साथ आपका स्किल्स किस तरह से मीटअप करता है वो जान पाएंगे। कैसे अपनी अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करना है वो आप जानेंगे। इंटरव्यू के क्या टाइप्स होते हैं और उनको हैंडल कैसे किया जाता है, कि हर इंटरव्यू का एक अपना एनवायरनमेंट होता है और हमारे पास बहुत सारे इंटरव्यू मॉडल्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जाएँ, आप बाहर की स्कॉलरशिप बॉडी के लिए भी जा सकते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी इंटरव्यू दे सकते हैं। लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू हो सकता है, सिंगल इंटरव्यू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी। क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ओपन एंडेड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस क्लोज एंडेड होते हैं। तो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या हैं, उनके जवाब कैसे बनते हैं, कैसे दिए जाते हैं, विल डिस्कस सच थिंग्स। ठीक है जी, हमारा फोकस इंटरव्यू की प्रैक्टिस के ऊपर होगा। हम खाली बात नहीं करेंगे या कुछ किताबी बातें नहीं होंगी, बट वी विल बी वर्किंग ऑन द प्रैक्टिसेस। और हमारे पास जो है हम इंटरव्यू के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर बात करेंगे। जी, बाकी ये हमारे जो फाइनल आउटकम्स होंगे वो यही हैं कि हम आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी लाने की कोशिश की जाएगी जो आपको एनेबल कर सके, ताकि आप क्वेश्चंस को एंटिसिपेट कर सकें। बेस्ट ऑन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिपरेशन के अंदर देखना क्या चीज़ें हैं, और उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए बेस्ट फिट क्या चीज़ हो सकती है, वो चीज़ें खुद में कैसे लाई जाएं, ये सारे सवालात हमारे इस 1 मंथ के कोर्स के अंदर होगा। हमारी जो मेथडोलॉजी होगी कोर्स डिज़ाइन की, वो यही होगी कि हम इंटरव्यूज़ को एज अ थिएटर समझते हैं, जहाँ पे ऑडियंस कोई भी ब्लंट रिएक्शन दे सकती है। कोई ऑडियंस आपकी, कभी इंटरव्यूअर भी आपका कभी मूड में होगा, कभी मूड में नहीं होगा, आपकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, वो इतना क्यूरियस ही नहीं होगा, आपकी पहली अपीयरेंस से वो आपको बोल देगा ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये सारी चीज़ों को आपको किस तरह से मैनेज करना है, तो हम प्री इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे। ड्यूरिंग इंटरव्यू में क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके हवाले से डिस्कशन होगा, प्रैक्टिस होगी। और पोस्ट इंटरव्यू यानी जाते हुए आपका क्या इंप्रेशन होना चाहिए, किस तरह से आप अपना पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ के जाएं। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ पे एक और चीज़ होती है फॉलो अप की, जिससे आप इंटरव्यू करते हैं उनसे आप फॉलो अप भी करते हैं कि सर मेरा इंटरव्यू कैसा रहा और मैं अब फर्दर क्या कर सकता हूँ, क्या मैं उम्मीद करूँ। तो ये चीज़ें भी हम जो है अपने कोर्स के अंदर इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये कोर्स हम सिर्फ अपने पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जो कैंडिडेट्स हैं पुलिस के लिए, ये कोर्स हमने उनके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, जो 1 सेशन 2 सेशंस के ऊपर मुश्तमिल होगा, जिसमें हम कंट्रोल, अंडरस्टैंड और क्राइम कंट्रोलिंग की जो स्ट्रैटेजीज़ और मॉडल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे उनकी जो ओरिएंटेशन है, जो एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज है, क्रिटिकल थिंकिंग जो उनकी एबिलिटी है वो इवॉल्व होगी। तो यही मुझे लगता है आपकी यूनिकनेस लाएगी, क्योंकि CRPC भी सबने पढ़ा होगा। क्योंकि इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट चेकिंग योर मेमोरी। इंटरव्यू में कोई चीज़ आप भूल भी जाते हैं तो उससे आप घबराना नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू इस काम के लिए नहीं है। इंटरव्यू आपके बाकी जो मेजर फैक्टर्स हैं उनके ऊपर काम करेगा कि एज अ पर्सन यू आर एबल फॉर दिस पोजीशन और नॉट। जी, फाइनली एप्रोप्रिएट लैंग्वेज स्किल्स के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या स्किल्स जो है, कौन सी लैंग्वेज, जो फ्रेजेस हैं हमारे कॉमन फ्रेजेस इंटरव्यू के, वो क्या होने चाहिए, उनको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, उनको यूज़ भी करना पड़ेगा। इससे एक पॉजिटिव, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है पर्सनालिटी का। अच्छी ज़बान जो है वो अच्छे किरदार की जो है वो क्या कहते हैं वो अलामत होती है। तो हम अच्छी ज़बान इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा जी, वन लास्ट थिंग, हमारे पास अब टाइम बचा नहीं है, बट एक छोटी सी क्लिप है वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। उससे पहले हम जो है ये देख लेते हैं। चले लीव इट, अभी हमारे पास अब इतना टाइम बचा नहीं है। मैं दिखाना चाह रहा था, बट ओके लीव इट नाउ। किसी और सेशन के अंदर जब हम कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पे दिखा दूंगा। तो मेरे भाई यहाँ तक हमारा ये सेशन रहा, और देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ और क्या मेरा प्रोफाइल है। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो मेरे भाई मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है, एंड आई हैव बीन द स्पीकर एंड प्रेजेंटर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैंने परफॉर्म किया है, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे एज अ ट्रेनर काम किया है, एज अ कोच काम किया है, और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम किया है। गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मैं रह चुका हूँ। तो इंशाल्लाह कि आपका ये एक्सपीरियंस हमारे साथ अच्छा रहेगा। जी, इस कोर्स का जो स्ट्रक्चर है भाई, वो ये कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 5000 हमने रखी है। इट्स नॉट टू मच। 5000 ये एक मंथ का कोर्स है, और 1 मंथ पीरियड जी, उसकी डेट हम सून अनाउंस करेंगे, सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ हमारी एडमिशन्स, जो हम इसी हफ्ते इसको अनाउंस कर देंगे। 3 डेज इन अ वीक का ये सेशन होगा। 5 डेज हम नहीं लेंगे, क्योंकि बाकी दिन हम प्रिपरेशन की और उसके ऊपर काम करने के हवाले से रखेंगे। जी, उसके बाद टाइमिंग हमारे सेशन की शाम के टाइम पे होगी, जो डेफिनेटली कन्वे कर दी जाएगी। फाइनली जी, आपका कोई क्वेश्चन एंड आंसर? हमारे पास 2 मिनट बचे। मैं 1 मिनट आपके